हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञान के सुपर 37 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारे द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले आप लोगों को एक पार्ट उपलब्ध करा दिया गया था। जिन लोगों ने भी अभी तक वो पार्ट ना देखा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल सेलेक्ट कर वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम लोग अपनी श्रृंखला से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए हम लोग अपनी प्रश्न श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके लास्ट स्लाइड में आप लोगों को होमवर्क यानी प्रैक्टिस के रूप में एक क्वेश्चन दिया गया था, जिसका आशा की गई थी कि आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही देने की कोशिश की है। आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था वो? पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो आप लोगों को पता है कि तांबा और जिंक धातुओं को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो हमें पीतल धातु प्राप्त होती है। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग अपनी श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारी लिथियम धातु होती है वो सबसे हल्की धातु मानी जाती है। इसके बाद मैंने कोशिश की है जो इसे रिलेट करते हुए अगले क्वेश्चन है आप लोगों को एक जगह पर देने की। और देखते हैं हम लोग वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो ओस्मियम होता है वो हमारी सबसे भारी धातु होती है। आप लोगों ने अपने वनडे एग्जाम में देखे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों से कहीं ना कहीं वहाँ पे पूछे ज़रूर जाते हैं। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। आइए हम लोग अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट आपका दिया गया है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। इसके बाद एक क्वेश्चन अलग से इसमें ऐड किया गया है यानी फैक्ट के रूप में। सभी लोगों को पता होगा कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। और हीरा को एक क्वेश्चन इसमें से हीरे के लिए बन जाता है कि जो हीरा होता है वो हमारा कार्बन का अपर रूप होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं अलग करती हैं किन्हें? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिगजैग जो रेखाएं होती हैं हमारी धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं। आप लोग साइड में आवर्त सारणी में देख पा रहे होंगे। थोड़ी मैंने इसको क्रॉप करके यहाँ पे लगा दिया है, जगह थोड़ी कम पड़ रही थी तो आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं। जो ये हमारी ब्लू पट्टी दी गई है और साइड में उसके येलो पट्टी दी गई है, तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें यहाँ पे बन रही हैं तो वही आपकी जिगजैग रेखाएं होती हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका दिया गया है कि आवर्त सारणी में न्यूनतम अपक्रियाशील तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए कि जो हमारी निष्क्रिय गैसें होती हैं वो हमारी सबसे न्यूनतम अपक्रियाशील तत्व होते हैं। आइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे तत्व जो किसी केमिकल रिएक्शन में यानी किसी अन्य तत्व के साथ रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें ही हम लोग आवर्त सारणी में न्यूनतम अपक्रियाशील तत्व की श्रेणी में रखते हैं। आपके इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? आपका हीलियम हो गया, आपका नियॉन हो गया, आपका आर्गन हो गया, आपका क्रिप्टॉन हो गया, आपका जीनॉन हो गया और आपका रेडॉन हो गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे आपका दिया गया है, कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? काफ़ी अच्छा फैक्ट है और आप लोगों से आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीनॉन जो होता है वो हमारी अजनबी गैस के रूप में जानी जाती है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 5 से जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे आपका दिया गया है, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन को मार्स गैस के रूप में जानते हैं। इसका आणविक सूत्र आप लोगों से पूछ लिया जाता है एग्जाम पेपर में, तो आपका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? CH4। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 6 से जुड़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीजल की गुणवत्ता को हम लोग C10 संख्या के
माध्यम से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहीं पे अगला एक फैक्ट दिया गया है जो कि आपके एग्जाम पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। वो क्या है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापने के लिए हम लोग किस संख्या के द्वारा उन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या से उन्हें हम प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ देख पा रहे होंगे, डीजल के लिए भी और पेट्रोलियम के लिए भी आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे आपका दिया गया है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो अधातुएं होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। आइए हम लोग अधातुओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वो हैं आपके कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और इत्यादि। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे आपका दिया गया है कि एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में मौजूद है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा कि ब्रोमीन जो होती है वो हमारी एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होती है। आइए अब प्रश्न नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका यहाँ पे दिया गया है कि सीने बार किसका अयस्क है। आप लोगों से कई बार एग्जाम पेपर में आप लोगों से अयस्क के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे आपका हो जाता है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, इसके बाद लोहा किससे प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों के वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। सीने बार किसका अयस्क है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका पारे का। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे आपका दिया गया है कि गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है। तो आप लोगों ने गैस को जलते समय देखा होगा कि उसमें 2-3 प्रकार से लौ आप लोगों को देखने को मिलती होगी। उन्हीं में एक भाग होता है आपका नीला, जो कि आपका सबसे ज़्यादा गर्म भाग होता है। इसके बाद आइए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे आपका दिया गया है कि सौरोलॉजी किसका अध्ययन है। यहाँ से भी आप लोगों के कई क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके किसी न किसी एग्जाम पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो आपके अध्ययन होते हैं उनसे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने 1-2 अपनी हर स्लाइड में ऐड करने का प्रयास किया है जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सौरोलॉजी अध्ययन होता है वो आपका छिपकलियों का अध्ययन होता है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 आपका दिया गया है पीडोलॉजी या पेडोलॉजी, मतलब इसको कहीं कहीं पे आपको पीडोलॉजी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको पेडोलॉजी देखने को मिल जाएगा, यानी ये केवल प्रोनाउंसिएशन का आपका अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका अध्ययन है, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉइल का यानी मिट्टी का। और कहीं कहीं पे आपको आंसर में भूमि का भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे आपका दिया गया है जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपका यहाँ पे दिया गया है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है। काफ़ी अच्छा फैक्ट है और शायद ही बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा शब्दकोश होता है तो उसी के संयोजन को, यानी हम लोग उसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में जब हम लोग उसको देखते हैं तो वही हमारा जो अध्ययन होता है या उसको संयोजन करने का जो हमारा तरीका होता है वो आपका लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 15 देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका यहाँ पे दिया गया है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, आप लोगों के आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति के द्वारा ये आपस में भिन्न हो जाती हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है आपका कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है, जिस कारण से हमारी पादप कोशिका और जंतु कोशिका आपस में अलग हो जाती हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, यानी 16 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 आपका दिया गया है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। सबसे पहले तो आप लोग डीएनए का फुल फॉर्म जान लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। कहीं कहीं पे आप लोगों से इसका फुल फॉर्म एग्जाम पेपर में पूछ लेता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसका आंसर क्या टिक करेंगे कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकांग में मौजूद होता है। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपका यहाँ पे दिया गया है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट को।
इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 आपका यहाँ पे दिया गया है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत यानी टीथ 2 बार विकसित होते हैं। तो आपके जो 20 दांत होते हैं ये आपके एक बार टूट करके दोबारा से विकसित होते हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 यहाँ पे आपका दिया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार देखने को मिल चुका होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है 120/80। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपका कह रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं कि रेड ब्लड सेल। आप लोगों से इन सभी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लिया करिए। इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 यहाँ पे आपका दिया गया है, हमारे शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र कौन होता है या कहाँ से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, उसी के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर का ताप नियंत्रित होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 यहाँ पे आपका दिया गया है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। आइए दोबारा से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कह रहा है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्लेसेंटा। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 आपका दिया गया है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 24 दिया गया है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ ऐड करने का प्रयास किया है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन का सामना बिल्कुल भी न करना पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं, पुरुषों की नसबंदी को आपको वैसेक्टोमी बोला जाता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 आपका दिया गया है कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडल के नियम क्या होते हैं या जो ये नियम होते हैं वो कब लागू होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि जब माता पिता शुद्ध प्रजनक हों। आप लोग अच्छा समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 यहाँ पे आपका दिया गया है, मेंडल के आनुवंशिकता नियम किस पर आधारित हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम है वो आपके लैंगिक जनन पर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 यहाँ पे आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, क्योंकि कई बार आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आंसर क्या हो जाएगा आपका कि नील हरित शैवाल जो होते हैं वो आपके पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव हैं। इसके बाद इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारे डायनासोर थे वो कब यानी किस काल में या किस युग में रहे हैं। तो जो हमारा मेसोजोइक ईरा था तो उसी समय आपके डायनासोरों के प्रमाण मिलते हैं, यानी इनको सारी सरीसृप की श्रेणी में रखा जाता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 दिया गया है, परिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दी थी। कई बार आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इन्वायरमेंट और साइंस दोनों में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा जो हमारे एजी टॉन्सले हैं उन्हीं ने आपके परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी थी, यानी इनका हिंदी नाम क्या है, आर्थर टॉन्सले। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 30 दिया गया है, मशरूम एक प्रकार का है। कई बार आप लोगों के एग्जाम पेपर में ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कवक। इसके बाद आइए हम लोग एक फैक्ट के माध्यम से कवक को जानने का प्रयास करते हैं कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप लोगों से एग्जाम पेपर में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा जरूर जाता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 दिया गया है कि पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे
जगत हैं उनको कई वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी जो भी हमारे पादप वर्ग होते हैं उनको निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं, उन्हीं में एक प्रकार हो जाता है आपका ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा कि पादप जगत के उभयचर जो होते हैं वो हमारे ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपका दिया गया है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, काइटिन की, यानी कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो आपकी काइटिन की बनी होती है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 33 यानी प्रश्न नंबर 33 से जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 33 यहाँ पे आपका दिया गया है कि पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण होता है, हिंदी में हम लोग उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपाइरेशन। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 34 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 आपका दिया गया है, कैरोलस लीनियस को किस लिए जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा विज्ञान का वर्गीकरण किया गया था तो वो हमारे कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 यहाँ पे आपका दिया गया है, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जाति, यानी सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूलभूत इकाई अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछता है तो आपका हो जाएगा जाति। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 आपका दिया गया है, मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर होते हैं। तो सीधा सीधा आप लोगों से फैक्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, 4 जोड़ी। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 यहाँ पे आपका दिया गया है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ये भी आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए। ऑक्टोपस के खून का रंग आपका नीला होता है, यानी ब्लू। इसके बाद आइए हम लोग प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 आपका यहाँ पे दिया गया है कि किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो सीधा सीधा आप लोगों को आंसर इसका पता होना चाहिए कि जो हमारा पक्षी वर्ग होता है उन प्राणियों का रक्त वर्ग सर्वाधिक गर्म होता है अन्य की अपेक्षा। और यहाँ से हमारे प्रश्नों की श्रृंखला का एंड होता है। आइए हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसकी मैं आशा करता हूँ आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। वो क्वेश्चन है आपका कि उड़ने वाले स्तनपायी का नाम क्या है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि उड़ने वाले स्तनपायी का नाम क्या है। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि वो कौन सा पक्षी होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारी श्रृंखला का एंड होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और आप सभी की शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।